हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से जो नॉलेज मुझे मिली है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप सबको बताऊँगी कि क्या मेरी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी आपको आज मैं शेयर करूँगी कि क्या मैंने एक्सपीरियंस किया और क्या प्रॉब्लम्स हुई और उसके सॉल्यूशंस क्या थे। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि मेरी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें तो नॉजिया एंड बहुत ही फील खाने का टेस्ट और ये बहुत लोगों को नहीं मिलता है। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे फर्स्ट 3 मंथ्स इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं सारे काम करती थी, सारा खाना खा ले, सभी का टेस्ट सब खा सकती थी, सब खा लेती थी। और मुझे और इतनी वॉमिट भी नहीं होती थी। तो मुझे जो नॉजिया और वोमिटिंग मेन परेशान किया वो मुझे थर्ड से फोर्थ मंथ में किया है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड मतलब थर्ड के एंड से फोर्थ मंथ में मुझे प्रॉब्लम हुई है। तो मैं ये बताना चाहूँगी, अगर आपको नॉजिया और ये सब चीज़ें होती हैं तो आप अगर खाना ना खा सके तो आप नारियल पानी ज़रूर पिएँ। मैंने फर्स्ट 3 मंथ नारियल पानी पूरा रेगुलरली पिया है। और इवन मैं इतना पी थी नारियल पानी हर डेली कि मैं उससे बोर हो चुकी थी। तो मैंने बाद में उसको रेगुलर नहीं किया क्योंकि उसके बाद इतनी ज़रूरत भी नहीं होती क्योंकि बेबी डेवलप हो जाता है। लेकिन आप उसको अगर रेगुलर पी सकें तो पीजिए। लेकिन मैं एकदम बोर हो चुकी थी क्योंकि मैं रेगुलर पीती थी। तो आप नारियल पानी ज़रूर पीजिए क्योंकि आप खाना नहीं खा सकते इस वक्त, अगर तो आप नारियल पानी ज़रूर पीजिए। दूसरी बात, आप अगर आपको टेस्ट नहीं आता है तो आप अपना टेस्ट अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। जैसे मुझे दाल नहीं पसंद आती थी तो मैं दाल में नींबू डाल के, अचार डाल के, ऐसे करके खाती थी। सो गाइज़, आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करके देखिए जिससे आपको अच्छा लगे। क्योंकि आपको खाना तो वही चीज़ है, दाल चावल रोटी सब्ज़ी। लेकिन आपको अगर कोई सब्ज़ी या कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है तो आप, और वो ज़रूरी है आपके लिए, तो आप उसमें डिफरेंट फ्लेवर दे सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें थी। तो गाइज़, जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे तो ये था कि मैंने जब अपना चेकअप कराया था तो मेरे पहले ही मंथ में मेरा हीमोग्लोबिन बहुत ही कम आया था। मेरा हीमोग्लोबिन 6 आया था। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका हीमोग्लोबिन बहुत ही ज़्यादा कम है और एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए अगर हीमोग्लोबिन कम हुआ तो वो उसकी प्रेगनेंसी में बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरी, ये अगर हमेशा रहा तो एट द टाइम ऑफ बर्थ ये मदर के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बच्चे के लिए भी। और इवन इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो सोच भी नहीं सकते। तो मैंने सबसे पहले अपनी पूरी प्रेगनेंसी में आयरन इंटेक अपना पूरा रखा हर तरीके से। क्योंकि जो टैबलेट दी थी वो तो लेती ही थी मैं, डॉक्टर ने मुझे टैबलेट दी थी पहले 3 मंथ तक। टैबलेट्स तो आयरन कैल्शियम की मैं लेती ही रही, उन्होंने डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड ही किया। और आयरन के जो सप्लीमेंट्स हैं, जैसे हमारे खाने में चुकंदर हो गए और खजूर हो गया और किशमिश भिगो के खाते थे, तो ये सब चीज़ें मैं लेती गई। लेकिन गैस, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप आयरन लो, उसके साथ आप विटामिन सी भी ज़रूर लो। क्योंकि आपकी बॉडी को बॉडी की आयरन जब एब्जॉर्ब करता है वो विटामिन सी ही उसमें हेल्प करता है। सो अगर आप जैसे आप आयरन ले रहे हो उसके कुछ देर बाद आप विटामिन सी लो, और आप आयरन और विटामिन सी साथ लो। लेकिन कैल्शियम उसके साथ बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि कैल्शियम हमेशा आयरन को एब्जॉर्ब करने में मददगार नहीं रहता है, वो रोकता है। सो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपके डॉक्टर ने आपको आयरन, कैल्शियम और मल्टीविटामिन जो भी दिया हो, आपके प्रिस्क्राइब फॉलिक एसिड दिया होगा, तो ये सब चीज़ें आप वैसे डॉक्टर आपको बताएंगे। लेकिन आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि आयरन विटामिन सी आप साथ में लें और कैल्शियम आप कुछ घंटे के 4 घंटे के बाद ही लें। जैसे मैंने अगर आयरन की टैबलेट ली तो मैं तुरंत ही तो थोड़ी देर मतलब तुरंत ही मैं विटामिन सी ले लेती थी। जैसे कि मैं मौसम्मी का जूस, ऑरेंज जूसेस, कीवी, ये सब खा लेती थी। अगर जैसे आप एप्पल खा रहे हैं तो आप एप्पल के साथ कीवी खा लीजिए, ऑरेंजेस खा लीजिए, क्योंकि एप्पल में आयरन होता है और वो विटामिन सी देते हैं, ऑरेंजेस, कीवी। ये आपको एब्जॉर्ब करने में काम आएगा, तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ेगा। आप तिल खा सकते हैं। कहते हैं कि तिल नहीं खाना चाहिए। मैं ये कहूँगी कि अगर आपको लगता है डर कि तिल नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, मिसकैरेज करा सकता है, आप तिल मत खाइए फर्स्ट ट्राइमेस्टर। आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद खाइए। लेकिन
अपने हिसाब से खाइए, मतलब आप कम कम खाइए। हाँ, आप एक दिन खाइए, आप 2 दिन खाइए, आप थोड़ा थोड़ा खाइए, लेकिन तिल भी खाइए। काली तिल स्पेशली बहुत ज़रूरी होती है आपका आयरन लेवल सही करने पे आपकी बॉडी का। मेरा हीमोग्लोबिन उसके बाद 1 मंथ के बाद बढ़ा, फिर 8 हुआ, फिर 11 रहा। मेरा हीमोग्लोबिन 11 रहा 4th मंथ तक, 6th मंथ तक, 7th मंथ तक, जब तक बेबी डेवलप हो रहा था। उसके बाद जाके वो 11 13 रहा ऐसे। तो आप आयरन इंटेक बिल्कुल बंद न करिए। ये मत सोचिएगा कि ज़्यादा हो जाएगा हीमोग्लोबिन ये वो, क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन उस लेवल पे ही रहेगा। सबसे बड़ी बात गाइज कि आपको, आपका चाहे कोई भी ब्लड ग्रुप हो, आपको हीमोग्लोबिन हमेशा अपने बॉडी का प्रेगनेंसी में बना के ही रखना है। मेरे साथ एक और प्रॉब्लम थी कि मेरा ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव था, जो कि बहुत ही रेयरेस्ट है और वो मिलता ही नहीं। डॉक्टर ने मुझे पहले ही बोला कि आप अपना हीमोग्लोबिन लेवल सही रखो और एक इंसान को भी ऐसा खोज के रखो जिसका AB नेगेटिव ब्लड हो, क्योंकि अगर आपका हीमोग्लोबिन कम हुआ एट दैट स्टेज तो फिर मिलेगा नहीं। मैंने ऐसा करके रखा था। तो गाइस ये है मेरी आयरन की प्रॉब्लम थी, हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम थी, जो कि शायद बहुत लोग जो है पहले डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, 3 महीने अल्ट्रासाउंड नहीं कराते हैं। ये सब चीज़ें रहती हैं तो उनको समझ में नहीं आती है। तो मैं आपको बोलूँगी, आप डॉक्टर को नहीं भी दिखा रहे या नहीं भी जा रहे हैं कुछ करने अल्ट्रासाउंड कराने, आप अपना आयरन इंटेक फिर भी बहुत सही रखिए, क्योंकि एक प्रेग्नेंट लेडी का आयरन लेवल और हीमोग्लोबिन लेवल बहुत सही होना चाहिए। दूसरा क्या कहते हैं, मैं खाने में नॉर्मल खाना खाती थी। मैं सुबह ड्राई फ्रूट्स लेती थी, छुआरा, बादाम और अंजीर और खजूर, काजू को छोड़ के मैं सारे ही ड्राई फ्रूट्स मतलब ले लेती थी, खाती थी। और मैंने क्या कहते हैं अपना आयरन लेवल बढ़ाने के लिए मैंने चना गुड़ भी खाया है। चना लेके गुड़ लेके, नॉर्मल चना गुड़। और मुझसे चना गुड़ नहीं खाया जाता तो मैंने चने गुड़ को पीस के पाउडर बना लिया था। मैं 2 चम्मच खा लेती थी क्योंकि मुझसे खाया नहीं जाता था। तो वही मैंने बोला कि अगर आपको नौजिया हो रहा है या कोई चीज़ से एलर्जी हो रही है, नहीं खा पा रहे हो, तो आप उसको टाइप चेंज करो, उसका फ्लेवर चेंज करो, तो शायद आप खा पाओ। जैसे चुकंदर नहीं खा पाती थी मैं कुछ ही स्लाइस खा पाती थी, हाफ खा पाती थी, 1-2 पीस खा पाती थी। फिर मैंने उसका रायता बनाना शुरू कर दिया, मैं रायता खा लेती थी। कुछ लोग हलवा बना लेते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि मीठा बिल्कुल पसंद नहीं आता था प्रेगनेंसी में, इसलिए मैंने हलवा नहीं खाया। लेकिन आप ट्राई कर सकते हो ऐसे, लेकिन खाइए ज़रूर, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। आपको प्रेगनेंसी में आप अपना फ्लेवर अपने हिसाब से बनाइए, लेकिन खाइए ज़रूर। अगर आप नहीं खाएंगे तो कमज़ोरी होएगी और वो बहुत ही ज़्यादा आके आपको प्रॉब्लम करेगी। आप उस समय आपको नहीं लगेगा, लेकिन आफ्टर डिलीवरी आपकी बॉडी बहुत कमज़ोर हो जाएगी। आप खाइए ज़रूर। तो मैंने जितने फल हो सकते थे उतने फल खाए, गाजर खाई, सब्जियां खाई, है ना। तो आप जितने फल हो सके, जितने खजूर, सीजनल फल जो हो वो खाइए। तो मेरे टाइम तो पूरा गर्मी से लेके ठंडी भी था, जैसे जनवरी से लेके पूरा इधर मार्च अप्रैल भी मुझे मिला। तो मैं तरबूज और खरबूज ज़रूर खाइए, उसमें फॉलिक एसिड होता है। तरबूज आपके फ्लूइड का लेवल जो होता है आपकी यूट्रस में, जब आपका बच्चा रहता है तो कहते हैं कि पानी कम हो गया तो बच्चा का कैसे वो नहीं रह पाएगा बच्चा अंदर। तो पानी को लेवल को ठीक करने के लिए तरबूज बहुत अच्छा है। और अगर तरबूज अवेलेबल नहीं है, आपका वो वाला सीज़न नहीं है गर्मियों वाला, तो आप नारियल पानी ज़रूर पीजिए। उससे आपका जो फ्लूइड होता है यूट्रस में, बच्चेदानी में, वो आपका लेवल सही रहेगा। तो जितने सीजनल फल हैं वो खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए। और घी कहते हैं लोग कि आखिरी में मत खाइए, बेबी मोटा हो जाएगी। वो मैं कहती हूँ ठीक है, आप घी ज़्यादा मत खाइए, लेकिन आप घी बंद मत करिए। आप रोटी में, दाल में ज़रूर घी खाइए, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया। आप सबसे पहली बात, अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं कि आपके बहुत न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके पास बहुत लिमिटेड चीज़ें होती हैं जो आपको हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाए। क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं आपको इसीलिए ये सब चीज़ें बता रही हूँ कि मुझे जितने से ज़्यादा फल मिलते थे, मुझे जितनी ज़्यादा चीज़ें मिली थी। बट फल में आप पाइनएप्पल एंड पपाया प्लीज़ अवॉइड करिएगा पूरे 9 मंथ, क्योंकि वो मिसकैरेज करा सकते हैं। पाइनएप्पल एंड पपाया बिल्कुल मत खाइएगा। पपाया पका हुआ आप आखिरी के मंथ में खा सकते हैं, वो आपका पेट साफ़ करेगा। लेकिन आखिरी के मंथ में, 9 मंथ में, 8th मंथ में, जब बेबी पूरा डेवलप हो जाता है, वही पका हुआ, कच्चा तो आप बिल्कुल भी ना खाएं। बेटर टू अवॉइड पाइनएप्पल और पपाया। तो ये हो गया। मैं केला, सेब, सब जितने फल मुझे मिलते थे खाती थी, ड्राई फ्रूट्स खाती थी, नारियल पानी बिल्कुल रेगुलर पीती थी। और जितने भी फल, कीवी, विटामिन C और जितने भी चीज़ होती थी मैं लेती थी। ये हो गया मेरे खाने पीने का।
कैल्शियम मुझे डॉक्टर ने दिया था। मैं दूध की तो उतनी शौकीन नहीं थी और मुझे पसंद भी नहीं था, तो मैं एक ही टाइम दूध पीती थी रात में। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप पी सकते हो तो आप 2 टाइम दूध पियो, सुबह शाम। और कैल्शियम की दी थी डॉक्टर ने दवा, ताकि हड्डियाँ मजबूत हों। लेकिन क्योंकि मैं कुछ नुस्खों पे भी बिलीव करती हूँ, तो मेरी माँ ने मुझे बताया था, जैसे चने की दाल भिगो के रख देती थी वो सुबह, और उसके बाद मुझे जब वो थोड़ा सा गल जाती थी तो मैं ऐसे ही खा लेती थी। और भी इस भीगे हुए स्प्राउट्स खाती थी, चने खाती थी, क्योंकि वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, मूंग चना। ऐसे ही खा लेते थे। आपको जैसा पसंद हो आप उसमें प्याज डाल लो, और जैसे भी फ्लेवर आपको पसंद हो बना लो। तो वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा। ये तो मेरा हो गया खाने पीने का। तो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर इतना सही नहीं था, तो मैं कम ही खा पाती थी, उल्टी हो जाती थी, वोमिट हो जाता था। सौंफ खाइए ताकि आपकी गैस सही रहे, तो गैस की वजह से नौजिया कम होगा। हाजमोला खा लेती थी मैं, क्योंकि खट्टा भी पसंद होता था और गैस का भी प्रॉब्लम सही रहता था। तो इसी तरह किसी ना किसी तरह में अपना नौजिया वाला फेज जो 4th मंथ तक था, 5th मंथ तक था, वो मैंने झेला। मुझे 4th 5th मंथ ज़्यादा नौजिया हुआ था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबका फर्स्ट मंथ में हो रहा है, 3rd मंथ में हो रहा है, आपको 4th 5th में हो रहा है तो इट्स रेयर चीज़ है, ये ऐसा नहीं है। आपको कभी भी वो 5th मंथ तक हो सकता है। 6 मंथ के बाद मुझे सही हो गया था। लेकिन सब कहते हैं कि 6 मंथ के बाद इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि आदमी को बहुत खाने का मन करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये आपकी सिचुएशन में, मुझे इतनी भूख नहीं लगती थी क्योंकि मैं फल वल खा के और छोटी मोटी चीज़ें खाई, जैसे मैंने चना गुड़ खा लिया, खजूर खा लिए, खजूर में फॉलिक एसिड होता है तो वो खा लेती थी। तो ये सब चीज़ें खाते थे तो मुझे उतनी भूख नहीं लगती थी, नॉर्मल भूख लगी, मुझे कभी बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगी थी। और किसी किसी को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा भूख भी लगती हो। तो ये सब चीज़ें एक मिथ है कि आप बहुत भूख लगेगी या आपको नहीं लगेगी, या कुछ भी हो सकता है, ये आपकी बॉडी के हिसाब से होता है। तो इसमें बिल्कुल पैनिक ना करें कि उनको उसको तो लगी थी जब वो प्रेग्नेंट थी, मुझको नहीं लगी तो क्या है। तो ये हो गई अपनी खाने पीने की बात। दूसरा वेट की बात मैं करती हूँ। तो वेट आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर या जब भी आपको नौजिया हो, जैसे 4th 5th मंथ तक अगर आपको खाने पीने का दिल नहीं करता है, तब आपका वेट कम होगा। आपका जितना वेट हो उससे रिड्यूस। आप बिल्कुल ये पैनिक मत होइएगा कि मेरे पेट में बच्चा है और फिर भी मेरा वेट जो है वो कम क्यों हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि आप खाना नहीं खाते हो अच्छे से, और आपका हेल्थ भी उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि बेबी डेवलप हो रहा होता है तो काफ़ी कमजोरी होती है। लेकिन आफ्टर 6th मंथ आपका वेट बढ़ना चाहिए, और अगर नहीं बढ़ रहा है तो आप बिल्कुल दिखाइए, क्योंकि ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपके बेबी अब डेवलप हो चुका है और उसका भी वेट बढ़ रहा है। आपका वेट 8 से लेके 11 किलो तक बढ़ता है। ये मत बिल्कुल घबराइएगा कि मेरा 8 ही किलो बढ़ा, 10 किलो क्यों नहीं बढ़ा, 11 किलो। ये प्रेफर करता है बॉडी टू बॉडी। अगर आपकी बॉडी पहले से ही हेल्दी हो आप, तो आपका कम वज़न बढ़ेगा। अगर आप पहले से कम हो तो आपको ज़्यादा वज़न बढ़े। क्या पता आप पहले हेल्दी हो फिर भी आपका 10-15 किलो वज़न बढ़ जाए। तो इसीलिए पैनिक मत हो, लेकिन बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए 6 मंथ के बाद। ये हो गया आपका वेट की बात। अब मैं अल्ट्रासाउंड की बात बताऊं तो 3 बेसिक अल्ट्रासाउंड होते हैं। जो पहला होता है पहले मंथ में, ये देखने के लिए कि बेबी की हार्ट बीट सही है कि नहीं और बेबी सही जगह पे है कि नहीं। दूसरा होता है तीसरे मंथ में एंटी स्कैन, जो कि बेबी के स्पाइनल कॉर्ड को देखता है कि वो सही है कि नहीं। हाँ, तो वो एंटी टेस्ट होता है, जैसे हम 3rd मंथ में ही कराते हैं। फिर होता है एनिमल स्कैन, जिसमें हमारे बच्चे के हाथ पैर सब बन जाते हैं जब 6-7 मंथ तक। तो वो होता है जब सभी कुछ अच्छे से देख लेता है डॉक्टर कि हाँ, हाथ, उंगली और पैर और सब कुछ सही है कि नहीं। वो एनिमल स्कैन होता है। तो ये 3 बेसिक स्कैन होते हैं। उसके बाद डॉक्टर्स जो हैं और स्कैन रिकमेंड कर सकते हैं जैसी जिसकी कंडीशन हो। जैसे किसी का अगर बेबी का पोजीशन सही नहीं है तो वो बार बार चेक करते हैं अल्ट्रासाउंड करके कि बेबी सही जगह पे आया, मतलब पोजीशन अपनी ली कि नहीं सही। तो हम सबको पता है कि बेबी जब पोजीशन, क्या हेड नीचे होना चाहिए उसका हमेशा। तो क्या होता है वो 8th मंथ तक अपने आप पोजीशन ले लेता है बच्चा, अपने हेड नीचे कर लेता है। लेकिन किसी किसी का नहीं करता है, तो उसमें डॉक्टर्स कई बार रिकमेंड करते हैं कि अल्ट्रासाउंड और कराइए ताकि हम देखें। क्योंकि हो सकता है कि आपका 8th मंथ तक बच्चे ने सर नीचे नहीं किया है, लेकिन 9th मंथ के एंड तक या बर्थ के पहले तक वो कर ले, पोजीशन चेंज हो सकती है। अच्छा गाइस, मूवमेंट के बारे में मैं बताऊंगी कि 6th मंथ तक किसी किसी को बेबी का मूवमेंट जो है, हलचल बेबी की, वो 5th से 6th मंथ तक पता चलने लगती है। किसी किसी को 7th तक पता चलती है। लेकिन फिर भी 6th मंथ तक अगर आपको हल्के से भी हलचल नहीं समझ में आ रही है तो आप बिल्कुल डॉक्टर से बात करें, क्योंकि 6th मंथ तक बेबी के मूवमेंट हल्के फुल्के समझ में आने लगते हैं। 7th 8th तक आपको काफ़ी हैवी मूवमेंट, क्योंकि बच्चा हैवी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, तो आपको अच्छे मूवमेंट समझ में आएंगे 8th 9th तक। और लास्ट में 7th 8th तक और 8th 9th में लास्ट तक आपको फिर मूवमेंट कम लगेगा बेबी का, क्योंकि बेबी के
बहुत बड़ी बॉडी हो जाती है बेबी की, और जगह कम हो जाती है, और वो एक ही स्पेस पे आके एडजस्ट हो जाता है एक ही पोजीशन पे, तो आपको मूवमेंट कम पता रहेंगे। तो आप बिल्कुल ये घबराइएगा नहीं, लेकिन मूवमेंट पता ज़रूर लगेगा आपको, हाथ पैर की हलचल समझ में आएगी, तेज़ नहीं आएगी लेकिन आएगी ज़रूर। तो आप हमेशा रखें ख्याल कि आपको 6 मंथ तक से मूवमेंट्स पता लगने लगे, और 7th 8th तक अच्छे तेज़ मूवमेंट्स होंगे, खूब आपको पता चलेगा हलचल पेट में, और 8th 9th में आपको कम मूवमेंट होंगे, लेकिन आप अपने मूवमेंट बिल्कुल ट्रैक करके रखिए। जैसे अगर आप देखते हैं कि अब वो सुबह के टाइम आपका बेबी मूव करता है, फिर दोपहर के टाइम करता है, फिर रात के टाइम करता है, तो आप वो मूवमेंट को डेली ध्यान रखिए कि इतने इतने मूवमेंट करता है। लोग कहते हैं कि काउंट करने को, लेकिन बेसिकली मैं तो काउंट उतना नहीं कर पाती थी, क्योंकि इतनी जल्दी कर लेता था, कभी कभी ध्यान नहीं रहता था। लेकिन मैंने टाइम बिल्कुल अपना सेट किया था कि जैसे ये सुबह के टाइम मूवमेंट होता है बेबी का, और दोपहर में होता है खाने के बाद, बेसिकली खाने के बाद बहुत मूवमेंट होता है बेबी का, तो मैं ये चेक करती रहती थी। और अगर आपके बेबी का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास बिल्कुल जाएं, क्योंकि वो इमरजेंसी हो सकती है। सो ये हो गया मूवमेंट की बात, वेट की बात, अल्ट्रासाउंड की बात, खाने पीने की बात। अब मैं आपको बताती हूँ मेरा जो AB नेगेटिव ग्रुप है, और या जितनी भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप की महिलाएं हैं, मैं उनके लिए बताती हूँ कि कभी कभी आपको ये पता नहीं रहता है कि आपको एक इंजेक्शन लगता है जिसको कहते हैं एंटी-डी इंजेक्शन। वो इंजेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और आपके बेबी का अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो गया तो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं माँ के शरीर में, जो कि इस फर्स्ट बेबी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन सेकंड बेबी में वो मिसकैरेज करा सकता है। तो आप इसीलिए प्रिकॉशनरी ये चीज़ होती है कि आप एंटी-डी इंजेक्शन ज़रूर लगाएं। अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो वो ज़रूर, मतलब किसी भी वुमेन का अगर ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो वो ज़रूर से ज़रूर अपना एंटी-डी इंजेक्शन लगवा लें। और एंटी-डी इंजेक्शन लगता है 28 वीक में और 36 वीक में। हालांकि मुझे इसके बारे में पता था, पर मेरी डॉक्टर शायद उनका दूसरा था, मतलब कुछ लोग इंजेक्शन 2 टाइप से दिया जाता है, एक प्रेगनेंसी के पहले दिया जाता है, एक प्रेगनेंसी के बाद मतलब डिलीवरी के बाद दिया जाता है। डिलीवरी के बाद 72 आवर्स में आपको वो इंजेक्शन देने पड़ते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी के टाइम पे 28 वीक्स में उसके 2 डोज होते हैं, एक 28 वीक्स लगता है, एक 36 वीक्स में लगता है। तो अगर आपने वो वाला लगवा लिया है तो आपको डिलीवरी के बाद नहीं लगवाने की ज़रूरत है। लेकिन मैंने, क्योंकि मेरा प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लगा था, डॉक्टर मेरी जो थी उनसे मैंने पूछा भी, तो उन्होंने बोला कि ये डिलीवरी के बाद आपको लगेगा। तो डिलीवरी के बाद मैंने 72 आवर्स में एंटी-डी इंजेक्शन उन्होंने मुझे दिया था, जिससे एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाई, क्योंकि मेरे बेबी का भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव था। अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप का बेबी हुआ तो लकीली कोई एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगी, लेकिन ये पता नहीं होता है जब बेबी पेट में होता है कि वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का होगा कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप का होगा। तो इसीलिए एंटी-डी इंजेक्शन रिकमेंड किया जाता है लगवाने। और इंजेक्शन लगते हैं टिटनेस के, 2 टिटनेस के इंजेक्शन लगते हैं 2 बार, एक 3rd मंथ में लगता है, एक 6th मंथ में लगता है आपको इंजेक्शन, ताकि आपको कोई भी सी सेक्शन हो तो आपको किसी भी तरीके का टिटनेस का प्रॉब्लम ना हो, तो एंटी टिटनेस लगते हैं इंजेक्शन। और बस ये इंजेक्शंस लगते हैं, और बाकी जो इंजेक्शंस और जो है वो सिर्फ ब्लड चेकअप के लिए वो लगते हैं। आपका ब्लड चेकअप किया जाएगा, कई बार पहले मंथ में किया जाता है हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए, आपका यूरिन के सैंपल्स चेक करते हैं तो क्या कि कोई इन्फेक्शंस तो नहीं है, ये सब प्रॉब्लम्स थी। ओके, मैं अब बात करती हूँ वाइट डिस्चार्ज की। डिस्चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो वाइट डिस्चार्ज में कुछ लोग कहते हैं कि कोई डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, ये वो। देखिए, मुझे तो फर्स्ट मंथ से ही मुझे वाइट डिस्चार्ज कभी ना कभी अलग अलग टाइप पे, कभी बिल्कुल ही बंद हो जाता था, कभी होने लगता था, कभी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपके डिस्चार्ज अगर येलो है, ग्रीन है या ग्रे है तो आप उसके लिए ज़रूर परेशान हो, या बदबू आती है आपको अपने डिस्चार्ज से, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है आपको, तो आप ज़रूर डॉक्टर से बात करें। आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है और वो इन्फेक्शन बच्चे में भी जा सकता है। तो इसलिए अगर आपका वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल वाइट है और उससे कोई बदबू नहीं आ रही, आपको खुजली नहीं हो रही, आपको इरिटेशन नहीं हो रही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके वाइट डिस्चार्ज में स्मेल आ रही है फाउल, और आपको वो वाइट की जगह येलो डिस्चार्ज है, ग्रीन डिस्चार्ज है, या ब्राउन है या रेड है, तो आप बिल्कुल दिखाएँ। तो ये हो गया मेरे प्रेगनेंसी में जो मैंने चीज़ें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी वो आपको बता दिया मैंने। और बाकी इतना था, ये चीज़ मैं खाती थी आपको बता दिया मैंने। लास्ट के मंथ में मैंने सब खाना शुरू कर दिया था, 6 मंथ से मैं सब खाती थी। और
नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत सी चीज़ें लोग बताते हैं कि ये खाइए, वो खाइए, आप काम करिए, लेकिन काम करना या आप लास्ट के मंथ में सिर्फ काम करने की बात नहीं, ये आपको हमेशा ही करना हो, हमेशा ही शुरू से ही आप थोड़ा-थोड़ा करते रहें, जब तक डॉक्टर ने कोई कॉम्प्लिकेशन ना बताया हो। कुछ-कुछ ऐसी प्रेगनेंसीज़ होती हैं जिसमें डॉक्टर बोलते हैं बिल्कुल ही बेड रेस्ट, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो, तो आप कुछ मत करो। बाकी मैं तो सारे काम करती थी, सारी चीज़ें करती थी, मुझे कोई इंडियन टॉयलेट ही जहाँ यहाँ तक यूज़ करती थी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बहुत हेल्दी बेबी हुआ था मेरा, उसका वज़न भी 3.3 था केजी था, तो नो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। पर मेरे बेबी का सिर्फ मूवमेंट मुझे फ़ील नहीं हुआ एक दिन, तो डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया कि बेबी थोड़ा बड़ा हो गया है वज़न में, और इसी वजह से आपको सी सेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ नॉर्मल डिलीवरी अगर हम कराएंगे तो उसके शोल्डर्स फंस सकते हैं। तो इस वजह से मुझे सी सेक्शन रिकमेंड किया डॉक्टर ने, और मैं उसी के लिए ऑप्ट की। तो ये हुआ मेरा पूरा प्रेगनेंसी की जर्नी, और सब चीज़ें हुई। और आप सिंपल योगा कर सकते, स्क्वैट्स करिए नॉर्मल, हाँ आप उठक बैठक कर सकते स्क्वैट्स। तो नॉर्मल वॉक ज़रूर करिए आप पूरी प्रेगनेंसी, वॉकिंग बहुत ज़रूरी है, इससे आपको फ्रेश भी लगेगा और आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी बनेगी। सो आप वॉक ज़रूर करिए। तो ये चीज़ें थी मेरे प्रेगनेंसी की जर्नी के बारे में, जो कि बहुत अच्छी रही, और लकीली सब कुछ सही रहा क्योंकि खान पीन का पूरा ध्यान रखा मैंने। और अपना आयरन लेवल ज़रूर बना के रखिए। थैंक यू। फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए और ये ब्लॉग शेयर करिए जिसे ज़रूरत हो।